अगर मैं आपसे कहूं कि सालों से लोग जिस ओल्ड मॉन्क या मैकडॉवेल्स को असली रम समझकर पी रहे हैं, वो शायद रम है ही नहीं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब और चौंकाने वाली है, लेकिन है 16 आना सच। भारत में शराब पीने वाले करोड़ों लोग हैं। उनके लिए ओल्ड मॉन्क या ऐसे दूसरे ब्रांड सिर्फ नाम नहीं है। हॉस्टल की पार्टियों से लेकर सर्दियों की रातों तक ये नाम हमेशा लोगों के साथ रहे हैं। लोग पीढ़ियों से इस भरोसे के साथ इन्हें खरीदते आए हैं कि वो बेहतरीन और पुरानी शराब का घूंट ले रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि बोतल के अंदर जो डार्क कलर का लिक्विड है, वो असल में वो है ही नहीं जो आपको बताया जा रहा है। भारत के शराब बाजार में ऐसा भूचाल आया है जिसने दशकों पुरानी कंपनियों की नींद उड़ा दी है। देश की फूड रेगुलेटरी बॉडी FSSAI ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक सख्त आदेश जारी किया और ओल्ड मॉन्क, मैकडॉवेल्स, बैकपाइपर और रॉयल चैलेंज जैसे कई बड़े और मशहूर ब्रांड्स पर सीधा एक्शन लिया। 2 अगस्त 2026 को आए FSSAI के आदेश के बाद इन कंपनियों की कुछ खास फैक्ट्रियों में बन रही शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये कोई छोटा मोटा कारोबारी विवाद नहीं है, ये सीधे तौर पर उस भरोसे को तोड़ता है जो लोगों ने इन ब्रांड्स पर सालों से किया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। FSSAI का कहना है कि ये कंपनियां रम और विस्की बनाने के असली तरीके को दरकिनार कर रही हैं। असल में शराब को ओक की लकड़ी के बैरल में सालों तक रखा जाता है ताकि उसमें उसका असली स्वाद, महक और रंग आए। लेकिन आरोप है कि ये कंपनियां समय और पैसा बचाने के लिए शॉर्टकट अपना रही हैं। वो शराब को पारंपरिक तरीके से बनाने के बजाय उसमें ऊपर से आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला रही हैं। इसका मतलब है कि पीने वाले को बिल्कुल असली रम या असली विस्की की महक आएगी। साथ ही बोतल के ऊपर जो शराब के सालों पुरानी होने का दावा किया जाता है, FSSAI ने उसको भी भ्रामक माना है। सरकार का साफ कहना है कि आप ग्राहकों को अंधेरे में नहीं रख सकते। आप उन्हें फ्लेवर मिली हुई कोई चीज पिलाकर ये नहीं कह सकते कि ये सालों पुरानी असली रम है। ये ग्राहकों के साथ धोखा है और इसी वजह से इन ब्रांड्स की कुछ फैक्ट्रियों के उत्पादों पर हथौड़ा चला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कंपनियां रम या विस्की नहीं बना रही थी तो फिर उन बॉटल्स के अंदर था क्या? इसे जानने के लिए हमें असली और नकली लिकर के बीच का फर्क समझना होगा। प्राकृतिक रूप से असली रम गन्ने के शीरे से बनती है। शीरे को सड़ाकर खमीर उठाया जाता है और फिर डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से इसे गुजारा जाता है। इसके बाद उस कच्ची शराब को ओक की लकड़ी के बड़े बड़े बैरल्स में सालों तक सहेज कर रखा जाता है। इस सहेज कर रखने की लंबी प्रक्रिया को अंग्रेजी भाषा में मैच्योर होना कहते हैं। इसी प्रक्रिया में रम में उसका गहरा रंग, वो खास महक और असली स्वाद आता है। विस्की के साथ भी ऐसा ही होता है, बस उसमें शीरे की जगह माल्ट या अनाज का इस्तेमाल होता है। लेकिन कंपनियों ने समय और पैसा बचाने के लिए ये खतरनाक शॉर्टकट अपना लिया जिसका नाम है ENA यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। ये बेहद शुद्ध और बहुत सस्ती एल्कोहल होती है। इसमें 96% प्योर शराब होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका अपना कोई रंग, स्मेल या स्वाद नहीं होता है। ये एकदम पानी जैसी होती है। जांच में ये पता चला है कि ये कंपनियां इसी 96% प्योर अल्कोहल में आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला रही थी ताकि पीने वाले को बिल्कुल असली रम का एहसास हो। जब जांच में ये बात सामने आई तो FSSAI ने एक्शन लिया और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फजीहत भारत की सबसे चहेती रम ओल्ड मॉन्क की हुई है, जिसकी चौकोर बोतल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि ये 7 साल पुरानी ब्लेंडेड रम है। भारत में इस 7 साल पुरानी बात का अलग ही रुतबा रहा है। लोगों को लगता है कि वो जो पी रहे हैं उसे 7 साल तक लकड़ी के बैरल में रखा गया होगा, लेकिन FSSAI के लैब टेस्ट ने इस दावे की पोल खोल दी है। जांच में पता चला कि ओल्ड मॉन्क की बोतल में 95% से ज्यादा हिस्सा बेस्वाद और बिना मैच्योर किए गए ENA का था, जबकि 7 साल पुरानी असली रम की मात्रा 5% से भी कम है। फूड सेफ्टी के नियमों के मुताबिक अगर आप अलग अलग उम्र की शराब को मिलाकर कोई ब्लेंड बनाते हैं तो बोतल पर उस शराब की उम्र लिखी जानी चाहिए जो सबसे कम उम्र की शराब हो, लेकिन ओल्ड मॉन्क ऐसा नहीं करता। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि शराब के असली स्वाद को आर्टिफिशियल रूप से बनाना ग्राहकों के साथ धोखा है। FSSAI ने एक और नया फरमान सुनाया है। इसके मुताबिक अगर कोई कंपनी ENA में फ्लेवर मिलाकर शराब बेचती है तो उसे अपनी बोतल पर स्टैंडर्ड रम या विस्की लिखने का अधिकार नहीं है। अब उन्हें साफ और बड़े अक्षरों में रम फ्लेवर्ड स्पिरिट्स या विस्की फ्लेवर्ड स्पिरिट्स लिखना जरूरी होगा। सरकार चाहती है कि ग्राहक को पता चले
या उसे पता होना चाहिए कि वो असली और पुरानी शराब नहीं बल्कि सिर्फ फ्लेवर मिला हुआ अल्कोहल खरीद रहा है। नया नियम बड़े ब्रांड्स के लिए बड़ा झटका है, खासकर ओल्ड मॉन्क के लिए। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ओल्ड मॉन्क की नींव आज से 150 साल पहले पड़ी थी। आपको पता ही होगा, तब भारत पर अंग्रेजों का राज था। उसी दौरान एक अंग्रेज के दिमाग में इस रम को बनाने का आइडिया आया। 1855 में एडवर्ड अब्राहम डायर नाम का ब्रिटिश इंजीनियर पहली बार भारत आया। उस वक्त भीषण गर्मी में तैनात ब्रिटिश सैनिक बहुत परेशान रहते थे। उन्हें अपने घर की याद आती थी और सबसे ज्यादा तलब होती थी ठंडी शराब की। एडवर्ड डायर ने इसी मौके को भुनाया। उनका मकसद इन्हीं ब्रिटिश सैनिकों को सस्ती, आसानी से मिलने वाली और अच्छी बियर उपलब्ध कराना था। इस काम के लिए उसने समुद्री रास्ते से इंग्लैंड से शराब बनाने की मशीनें और तमाम उपकरण भारत मंगवाए। एडवर्ड ने अपनी पहली डिस्टिलरी और ब्रूरी लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कसौली को चुना। कसौली को यूं ही नहीं चुना गया। वहां का ठंडा मौसम काफी हद तक स्कॉटलैंड की क्लाइमेट से मिलता जुलता है। इसके अलावा शराब बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एकदम साफ पानी, जो वहां आसानी से मौजूद था। कसौली से एडवर्ड डायर ने जो पहली बियर लॉन्च की उसका नाम था लायन बियर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे पहली बियर थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडवर्ड डायर था कौन? यहीं पर इस कंपनी का खौफनाक अतीत सामने आता है, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं और जो भी इसे सुनता है वो हैरान रह जाता है। एडवर्ड डायर कर्नल रेजिनाल्ड डायर का पिता था। वही कर्नल डायर था जिसने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे और मासूम भारतीयों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। उस दिन वहां मौजूद सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे, जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया। जलियांवाला बाग के उस विलन का पिता ही इस शराब कंपनी का असली संस्थापक था। हालांकि ये बात अलग है कि ओल्ड मॉन्क रम का 1919 के नरसंहार से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि रम बहुत बाद में आई। लेकिन ये सोचना मन में सिहरन पैदा करता है कि जिस कंपनी ने दशकों तक भारतीयों के दिलों पर राज करने वाली ओल्ड मॉन्क को जन्म दिया, उसकी असल नींव उसी क्रूर जनरल डायर के पिता ने रखी थी। ये कंपनी का वो काला इतिहास है जो आज भी उसके पन्नों में दर्ज है। खैर, उस दौर में एडवर्ड डायर का शराब का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। लायन बियर ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों के बीच बहुत जल्दी मशहूर हो गई। इसके विज्ञापन में खुद ब्रिटिश सैनिक बियर पीते हुए दिखाए गए। बाद में पानी की और बेहतर सप्लाई के लिए डायर ने अपनी ब्रूअरी को कसौली से कुछ दूरी पर मौजूद सोलन में शिफ्ट कर दिया। मांग इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते उसने शिमला, मुरी, रावलपिंडी, क्वेटा और म्यांमार के मांडले तक अपनी शराब फैक्ट्रियों का विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। ब्रिटिश सेना के लिए डायर की शराब रोजमर्रा की अहम जरूरत बन चुकी थी। इसी बीच कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। 1887 में एक ब्रिटिश कारोबारी भारत आया जिसका नाम था H.G. मेकिन। वो ब्रिटेन के बर्टन ऑन ट्रेंट इलाके के जाने माने शराब बनाने वाले परिवार से ताल्लुक रखता था। भारत आते ही उसने एडवर्ड डायर से कसौली और शिमला की पुरानी ब्रूअरी खरीद ली। इसके बाद मेकिन ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए डलहौजी, रानीखेत, चक्राता, दार्जिलिंग और यहाँ तक कि श्रीलंका के नुवारा एलिया तक नई फैक्ट्रियां लगाई। इन दोनों ब्रिटिश कारोबारियों का सिक्का अब पूरे भारत में जम चुका था। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो समुद्र के रास्ते यूरोप से बियर का भारत आना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में सेना को शराब पिलाने का जिम्मा डायर और मेकिन की इन दोनों कंपनियों पर आ चुका था। इन्होंने मिलकर भारत और मिस्र में मौजूद ब्रिटिश सेना को भारी मात्रा में शराब और माल्ट की सप्लाई की। इसी पहले विश्व युद्ध के बाद मुनाफा और बाजार देखते हुए डायर और मेकिन ने कारोबार आपस में मिला लिए, जिसका नाम रखा गया डायर मेकिन एंड कंपनी लिमिटेड। 1937 में इस कंपनी का रुतबा इतना बढ़ गया कि इसे लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश का कारोबारी माहौल भी तेजी से बदला। इसी बदलते दौर में 1949 में भारतीय उद्योगपति नरेंद्र नाथ मोहन लंदन गए। वहां उन्होंने डायर मेकिन कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह जलियांवाला बाग के अतीत से जुड़ी ये कंपनी पूरी तरह से भारतीय हाथों में आ गई। नरेंद्र नाथ मोहन ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास बड़ा औद्योगिक इलाका बसाया जिसे हम मोहन नगर के नाम से जानते हैं। लेकिन उस लेजेंड का जन्म कैसे हुआ जिसे लोग ओल्ड मॉन्क कहते हैं, इसकी कहानी नरेंद्र नाथ मोहन के बड़े बेटे कर्नल वेद रतन मोहन से जुड़ी हुई है।
वेद रतन मोहन सेना के पूर्व अधिकारी थे। एक बार वो यूरोप के दौरे पर गए। वहां उन्होंने पहाड़ों में रहने वाले बेनेडिक्टाइन भिक्षुओं को करीब से देखा, जो एकदम एकांत और सादा जीवन जीते थे और खुद अपनी बेहतरीन शराब बनाया करते थे। उनके शांत जीवन और शराब बनाने की पुरानी कला ने वेद रतन मोहन पर गहरा असर डाला। वो भारत लौटे। उन्होंने तय किया कि ऐसी ही डार्क रम बनाएंगे। वेद रतन ने ऐसी ही रम तैयार की जिसे ओक की लकड़ी के बैरल में 7 साल तक सहेज कर रखा गया और उसमें भारतीय मसालों का गुप्त मिश्रण मिलाया गया। 19 दिसंबर 1954 को भारत में पहली बार इस डार्क रम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। उन यूरोपीय भिक्षुओं को सम्मान देने के लिए इसका नाम ओल्ड मॉन्क रखा गया। इसके बाद 1966 में कंपनी ने ब्रिटिश नाम से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। इसका नाम डायर मेकिन से बदलकर मोहन मेकिन कर दिया गया। शुरुआत में ओल्ड मॉन्क केवल भारतीय सेना के जवानों के लिए सीमित मात्रा में बनाई जाती थी, लेकिन इसकी गर्माहट और स्वाद इतना शानदार था कि इसने बहुत जल्दी समाज की सारी दीवारें तोड़ दी। धीरे धीरे ये ओल्ड मॉन्क 5 स्टार होटल्स की शान बन गई। ओल्ड मॉन्क की पहचान सिर्फ इसके स्वाद से नहीं बल्कि इसकी बॉटल से भी बनी। इसकी वो छोटी, चौड़ी और मजबूत सी दिखने वाली स्क्वाट बॉटल असल में ओल्ड पार स्कॉच से प्रेरित है, जिसका डिजाइन जानबूझकर ऐसा रखा गया था कि ये लंबी यात्राओं में ट्रकों या पानी के जहाजों में आसानी से गिरे या टूटे ना। हॉस्टल की पार्टियों से लेकर पहाड़ों पर सर्दियों के अलाव तक ये बॉटल भारतीय पॉप कल्चर का अहम हिस्सा बन गई। लेकिन इस ब्रांड के साथ एक बड़ा दिलचस्प रहस्य भी जुड़ा है। आपने ओल्ड मॉन्क की बॉटल पर मुस्कुराते हुए चेहरे वाले भिक्षु की तस्वीर देखी होगी। क्या आप जानते हैं कि वो चेहरा किसका है? कोई कहता है एच.जी. मेकिन का है, कुछ कहते हैं कि किसी असली भिक्षु का चेहरा है जो अक्सर फैक्ट्री में आता था, और कुछ लोग इसे सिर्फ बेहतरीन मार्केटिंग का हिस्सा मानते हैं। हालांकि कंपनी ने आज तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया है और पिछले 70 सालों में ये रहस्य ही बना हुआ है। 1973 में वेद रतन मोहन की अचानक मौत के बाद उनके छोटे भाई ब्रिगेडियर कपिल मोहन ने कंपनी की कमान संभाली। कंपनी ने जो किया वो बिजनेस स्कूलों में केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है। उस दौर में जब दूसरी शराब कंपनियां टीवी एडवर्टीजमेंट्स और बड़े बड़े होर्डिंग्स पर हजारों रुपए खर्च कर रही थी, मोहन मेकिन ने एक पैसा भी बर्बाद नहीं किया। कपिल मोहन का मानना था कि अच्छा प्रोडक्ट खुद बिकता है। ओल्ड मॉन्क का कभी कोई विज्ञापन नहीं किया गया। इसकी सफलता पूरी तरह से लोगों के एक दूसरे को बताने यानी कि वर्ड ऑफ माउथ पर टिकी थी। जिसने एक बार ओल्ड मॉन्क का स्वाद चख लिया वो उसी का होकर रह गया। इसी भरोसे के दम पर ओल्ड मॉन्क भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला डार्क रम ब्रांड बन गया। साल 2000 तक ओल्ड मॉन्क भारत के शराब बाजार का निर्विवाद किंग था। उस वक्त बिक्री के मामले में कोई भी दूसरा ब्रांड उसके आसपास नहीं फटकता था। लेकिन फिर बाजार की हवा बदलने लगी। 1990 के दशक में विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स ने मैकडॉवेल्स नंबर 1 सेलिब्रेशन रम लॉन्च की थी। शुरुआत में ये ब्रांड बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसने बड़ी खामोशी और मजबूती से अपनी जड़ें जमाई। एक तरफ मोहन मेकिन अपनी पुरानी प्रचार न करने वाली नीति पर अड़े रहे, दूसरी तरफ मैकडॉवेल्स ने बेहद आक्रामक मार्केटिंग रणनीति अपनाई। टीवी एड्स से लेकर बड़े बड़े इवेंट्स और स्पॉन्सरशिप्स तक मैकडॉवेल्स ने अपनी ब्रांडिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए। मैकडॉवेल्स की कीमत तय करने की रणनीति भी बहुत चालाकी भरी थी। उन्होंने सेलिब्रेशन रम की कीमत ओल्ड मॉन्क से लगभग 20% ज्यादा रखी। सुनने में अजीब लगेगा कि महंगी चीज ज्यादा क्यों बिकेगी, लेकिन ये वो वक्त था जब भारत का मिडिल क्लास महंगी चीजों को बेहतर दर्जे का माना करता था। मैकडॉवेल्स ने खुद को प्रीमियम ब्रांड के तौर पर पेश किया, आकर्षक पैकेजिंग का सहारा लिया और दक्षिण भारत के बाजारों पर खास ध्यान दिया। इसके ठीक उलट ओल्ड मॉन्क ने समय के साथ कोई बदलाव नहीं किया। वो युवाओं को लुभाने में नाकाम रहा और धीरे धीरे ये नई पीढ़ी के लिए सिर्फ बुजुर्गों की ड्रिंक बनकर रह गई। मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सामने ओल्ड मॉन्क का पुराना सिस्टम घुटने टेकने लगा। बाजार के आंकड़े ओल्ड मॉन्क के पतन की हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। सन 2000 में जब ओल्ड मॉन्क ने करीब 3.5 मिलियन केस बेचे, तब मैकडॉवेल्स की बिक्री 2 मिलियन केस के आसपास थी। लेकिन सिर्फ 10 साल के अंदर पूरी कहानी पलट गई। 2010-11 के दौरान मैकडॉवेल्स की बिक्री तेजी से छलांग लगाते हुए 11 मिलियन केस तक पहुंच गई। वहीं ओल्ड मॉन्क 3 मिलियन केस पर आ गया। 2013-14 में फासला इतना बड़ा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस साल मैकडॉवेल्स ने 15 मिलियन केस बेचे, जबकि ओल्ड मॉन्क की बिक्री गिरकर सिर्फ 2 मिलियन केस रह गई।
10 सालों के अंदर ओल्ड मॉन्क की बिक्री आधी हो गई और उसका बाजार मैकडॉवेल्स निगल गया। लेकिन ओल्ड मॉन्क के लिए सबसे बड़ा झटका था जब उसके सबसे सुरक्षित किले में सेंध लगना शुरू हुई। 2008 में खुलासा हुआ कि सेना की कैंटीन्स में रेडिको खैतान की कॉन्टेसा रम ने ओल्ड मॉन्क को पछाड़ दिया है। कॉन्टेसा ने चुपचाप नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा कर लिया और 2013 तक सेना की कैंटीन में उसकी हिस्सेदारी 25% तक पहुंच गई। ओल्ड मॉन्क अब हर मोर्चे पर हार चुकी थी और अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी भारत के शराब बाजार में नई क्रांति ने दस्तक दी, जिसने पुरानी कंपनियों की नींद हराम कर दी। आज का युवा और तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास सस्ती शराब को जल्दी हाथ नहीं लगाता। उसका उसूल है कि कम पियो लेकिन अच्छा पियो। इसी सोच ने भारत में प्रीमियम क्राफ्ट रम की नई क्रांति को जन्म दिया। दशकों तक लोगों ने शीरे और आर्टिफिशियल वेनिला फ्लेवर वाली ड्रिंक को ही रम माना था, पर अब कैमिकारा और शॉर्ट स्टोरी जैसी क्राफ्ट रम बाजार में आ गई हैं। इन ड्रिंक्स में रंग, चीनी या फ्लेवर के नाम पर कोई भी बाहरी मिलावट नहीं होती। युवा इनकी शुद्धता और पारदर्शिता के लिए खुशी खुशी हजारों रुपए दे रहे हैं। जब लोग शुद्ध और बिना मिलावट वाली क्राफ्ट रम के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो पुरानी कंपनियों के झूठे दावों पर सवाल उठना लाजमी है। एफएसएसएआई की हालिया कार्रवाई इसी धोखाधड़ी को रोकने की कोशिश है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि शराब कंपनियों ने इस फैसले के खिलाफ चुपचाप हथियार डाल दिए हों। डियाजियो और कुछ दूसरी कंपनियों ने आदेश को बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि फ्लेवर मिलाना दशकों पुराना स्थापित उद्योग मानक है। कंपनियों के दबाव और अपीलों के बीच एफएसएसएआई ने उन्हें सशर्त थोड़ी राहत दी है। सरकार ने पुराना स्टॉक बेचने की इजाजत दे दी है, लेकिन उन्हें बोतल पर साफ साफ फ्लेवर्ड स्पिरिट लिखना होगा। ये नया नियम भारतीय शराब उद्योग के लिए सख्त चेतावनी है। ये साफ संदेश है कि अब लेबल पर ग्राहकों के साथ कोई हेराफेरी नहीं चलेगी। पर इस कानूनी लड़ाई में सबसे बड़ा संकट ओल्ड मॉन्क के अस्तित्व पर आ गया है। जिस ब्रांड ने आजादी से पहले ब्रिटिश कारखानों में जन्म लिया और जिसने बिना किसी विज्ञापन के पीढ़ियों के दिलों पर राज किया, आज वो चौतरफा मार झेल रही है। ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ओल्ड मॉन्क की उसी जानी पहचानी बोतल पर फ्लेवर्ड स्पिरिट लिख दिया गया तो इसकी इमेज हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। जो लोग रम का पैसा दे रहे हैं वो फ्लेवर वाला स्पिरिट क्यों पिएंगे? तो सवाल है कि क्या ओल्ड मॉन्क को अब लैब से निकलकर वापस लकड़ी के बैरल की तरफ लौटना होगा? आपको क्या लगता है? एफएसएसएआई की कार्रवाई सही है? और ओल्ड मॉन्क की अनकही कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के अनकही में इतना ही, दीजिए इजाजत।